महान मंजिल पर पहुंचने के लिए महान मार्ग होना भी जरूरी है। जैसा हुंडरू का जलप्रपात वैसा उसका मार्ग, यानी जैसा उसका मार्ग वैसा उसका झरना। तो एक तरह से बाबू आज ये जो चैप्टर है ना, इतना मोटिवेशन चैप्टर है, जैसे अगर हम कहें कि जैसा उसका मार्ग वैसा उसका झरना, मतलब इतना सुंदर रास्ता जितना सुंदर उसका जो है ना मंजिल। अब सोचिए कि आप अभी जो है ना, आपका मार्ग कैसा है, आपका रास्ता कैसा है, आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं, कितना % फोकस देख कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आपका ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है। खुद आप अपने आप से तैयारी करते हुए सेटिस्फाइड होंगे कि हम इतना % का तैयारी कर रहे हैं, इतना % हमारा पक्का आएगा। कुछ लोग कम, कुछ लोग बेसी करके, मतलब जैसा महान मंजिल पाने के लिए उसका मार्ग भी महान होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और जब ये फुल चैप्टर पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा और आप बेहतरीन अंदाज में जो है ना इस चैप्टर को समझ पाइएगा, और आसान अंदाज में सारा क्वेश्चन आंसर भी आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो कहिएगा सर हुंडरू का झरना, हुंडरू का झरना या हुंडरू का जलप्रपात। ये बाबू आपके 2026 के एग्जाम के लिए, और इसके लिखने वाले कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह। काम, सिंह के माना शेर, और झरना पे वही चढ़ता है जो शेर होता है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू चैप्टर 5 को इतना आसान अंदाज में, इतना अच्छे तरीके से कि सभी लोगों को जो है ना समझ में आएगा, और आसान अंदाज में जो है ना क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए सभी लोग एक बार तैयार है तो एक बार कमेंट में सभी लोग लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। हम आपको मोटिवेशन देते रहते हैं कि मेहनत और भाग्य में फर्क होता है, मेहनत और भाग्य में फर्क होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमें अपने ऊंचाइयों की ओर लगातार लेकर जाती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है। हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप देखें ये जो है बाबू कौन सा है चैप्टर, ये सब तो चीजें आप देख लिए कि हुंडरू का जलप्रपात है, और ये चैप्टर 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पाठ यानी 5 हुंडरू का जलप्रपात, जिसके रचनाकार कहिए या इन्हीं को आप लोग कह सकते हैं लेखक, है ना, लेखक कह सकते हैं। तो ये कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह काम। और याद कैसे करवाए थे, सिंह के माने क्या होता है, सिंह के माने होता है शेर, सिंह के माने होता है शेर। तो शेर कौन होता है, जो सर जल प्रपात पे ऊंचाइयों पे चढ़ता वही शेर होता है। तो कामता प्रसाद सिंह काम हो जाएगा। ये क्या है, तो बाबू ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत को ही उर्दू में सफरनामा कहते हैं। मतलब इस लेखक इस पाठ में लेखक जो है ना यात्रा यानी घूमने के लिए कहीं जाएगा, और उसके मंजिल और जो है ना मार्ग के बारे में बता रहा है कि इसकी दूरी इतना है, इसकी खूबसूरती ये है। यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, जो आप समझेंगे कि रांची और झारखंड है ना, वहां झरना है, और उस झरने के बारे में लेखक क्या कहता है, ये यात्रा करने दौरान और वहां तक के पहुंचने की जो है ना एक यात्रा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं, यानी यात्रा की सफर जो लेखक आपको बताएंगे अभी जो आपके किताब में है, और आसान अंदाज में आपको समझ में भी आएगा। हाँ चलिए आगे की ओर बढ़े ना, तो आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इस चैप्टर को समझते हैं, समझते हुए भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिएगा जब आपके किताब में इस तरह का दिया होगा तो इसको पढ़ना जरूर है, ठीक ना। क्या लिखा जाता है भाई, सामान्यतः यानी यात्रा वृत्तांत पारंपरिक यानी जो एक रूल एक संस्कृति चला आ रहा है, रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक मतलब जो धर्म रिलेटेड, और सांस्कृतिक मतलब एक जो है ना उसका व्यवस्था हो। जैसे आपका गांव है तो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, जहां से सभी लोग इस तरह का अगर कुछ हो प्रोग्राम वगैरह तो ये रूल हो जाता है। तो वही सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंडरू का जलप्रपात, आदिवासी, ये सभी लोग कमेंट करेंगे कि हुंडरू का जलप्रपात किस संस्कृति के विशेषता, किसको
उभारने लगता है तो कहिएगा सर आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। मतलब आदिवासी आप समझ रहे हैं, मतलब जैसे कि जो लोग जंगल वगैरह में निवास करते हैं, बहुत कम जो है ना उनकी हम लोगों जैसे खुराक होती है, आदिवासी आप समझ रहे हैं ना इशारों में। तो इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है या पहाड़ है ना, पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता, मतलब पहाड़ की सुंदरता, पहाड़ कैसे सुंदर होगी, जंगल की खूबसूरती, उसकी सुंदरता, साथ ही उस इलाके में, मतलब उस जहां का है उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अबरख और कोयला खदानों का भी वर्णन है। जैसे आप पढ़े हैं पृथ्वी के गर्भ से, है ना, आप लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी से गर्भ के जो भी चीज निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो एक प्रकार के अबरख, कोयला, खदानों का भी वर्णन है। यानी प्राकृति जो ईश्वर द्वारा जो है ना बनाया गया उसको प्रकृति कहते हैं। प्राकृति के साथ मनुष्य की जिजीविषा यानी जीने के जिज्ञासा को जिजीविषा कह सकते हैं, और रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी, एक नहीं बल्कि बहुलवादी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट जो है ना किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य जो मतलब वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है इस कहिए कि पूरे संसार को, और उस संसार में जो रास्ता हो उसका प्राकृतिक का दृश्य हो। आप भी देखते हैं कि कभी कभी जाने आने में रोड के अगल बगल हरे भरे पौधे रहते हैं, और जब आप सफर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो वही प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। मतलब कि इस पाठ में, यात्रा वृत्तांत में जो प्राकृतिक बनाया गया है उसमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको लेखक जो है ना बताने की कोशिश किया है। क्लियर है? हाँ, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर को हम लोग बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, सारा सवाल जवाब क्लियर समझेंगे। चलिए, यहां तक तो सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, फिर से सर, तो देखिए इसमें सिंपल सी बात, वो नहीं समझ में कोई नहीं बात, सिंपल सी बात। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक यात्रा करने के लिए जाएगा, हुंडरू का झरना और उसके रास्तों के बारे में बताएगा, और वहां पहुंचकर उसको सलाम करेगा झरना को, और वहां की प्राकृतिक दृश्यों को देखकर यही बयान करेगा, यही एक हुंडरू का झरना, यही एक हुंडरू का जलप्रपात है। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है उस्ताद जी? क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए, अब जो आपकी किताब में वही हम आपको पढ़ के तेजी के साथ बढ़ते जाएंगे। 2 मिनट में ये चीज को भी हम समझा देंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना। जिन लोगों को लगता है कि सर रीडिंग मार रहे कुछ समझ में आएगा, सुनते रहिए। बहुत अच्छा किताब जो है ना, लेखक जो लिखते हैं एक एक शब्द जो है इसमें बहुत ही अहम रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है, इसीलिए हम आपको इसको पढ़ के समझाएंगे। क्लियर है? हाँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो सबसे पहले स्वर्ग का एक टुकड़ा कहाँ है? तो छोटा नागपुर। सभी लोग समझ गए। जमीन हरियाली, आकाश में नीलामा, आकाश में जो नीलामा जमीन हरियाली है, आकाश नीला दिख रहा है। पग पग पहाड़ों, मतलब पग पग मतलब क्या होता है बाबू? जरा कमेंट करेंगे कि पग पग मतलब क्या होता है। देखते कितने लोग जो है ना पग पग के माना बता पाते हैं कि पग पग के माना क्या होता है, और देखते कितने लोग जो है ना बता पाते हैं पग पग के माने। हाँ, चलिए बाबू, इंतजार में है, बता दे, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, ध्यान रखिएगा। पग पग यानी कदम कदम पर, पहाड़ों, कदम कदम इसको कह सकते हैं, कदम ब कदम, है ना, कदम ब कदम, है ना, कदम ब कदम कह सकते हैं, है ना। कदम कदम पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धरा और गंदले, गंदले पानी जो धुंधला दिखता हो, पानी के साथ नदियां बलखाती वह बह रही है, जिन्हें मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों को अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को कम व्यय पड़ा है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों के कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है। मतलब एक दृश्य बयान किया जा रहा है छोटा नागपुर का, कैसे स्वर्ग का टुकड़ा है। सुनिए जरा, अभी पूरा समझ में आएगा बाबू। सांप की तरह भागी जा रही है, मतलब कैसा चक्कर काटता है, सांप की तरह, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर, कुछ पैदल, कुछ मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा, पूरा सुनते रहिए। धरती पर आदिवासियों का नृत्य, नृत्य कहते बाबू डांस, हो रहा है, और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। मतलब एक देख रहे हैं, पढ़ाने के बाद लग रहा है कि हाँ वाकई में ये छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक टुकड़ा है, और कैसे है ये समझ रहे हैं। कितना दृश्य, कहीं डांस तो कहीं क्या, तो कहीं क्या, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना
बोल रहा है, विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन, जो पक्षी चहकाती है, पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। क्या बात है। ये आपका छोटा नागपुर, सुंदर जलवायु, मनोहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों को सुरभि बिखेरती चलती है, बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। जाहिर सी बात है, जब आपको पर्यावरण सही मिलेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अभी आप पूरा समझ में आएगा, सिर्फ जहां तक पढ़ रहे हैं आपको समझते चलना है, सुनते चलना है, ठीक ना। पग पग का मतलब तो बताएं बाबू, कदम कदम, है ना, कदम कदम पर मिलता है। नदियां कल कल छल छल स्वर में बहती है। अब देखिए नदियां कैसी बहती है बाबू, तो कल कल छल छल स्वर में। जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो किनारे पर रहने वाले अमृत बांटती जाती है, झरने सतत झर 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 कर आंखों में तरी तर तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। मतलब ये एक छोटा नागपुर का टुकड़ा के अंदर बयान किया गया कि इस तरह से जो है ना दृश्य दिख रहा है। खानों में कोयला, अबरख, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भरे झुका जा रहे हैं, पेड़ शोभा संपन्न अवर्णीय, है ना, घाटियां सुषमा की दर्शनीय, नदियां, हिरतिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत, मस्त निवास, इन सब के साथ यह है छोटा नागपुर। तो यहां तक तो देखे छोटा नागपुर कैसा है, इतना हरियाली है, पर्यावरण है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा, हाँ नेचर बहुत, हाँ बिल्कुल यही यही है ना, नटुरे जिसको कहते हैं, जो प्राकृतिक के बारे में बताया जा रहा है कि यह छोटा नागपुर का है ना स्वर्ग का टुकड़ा है, क्योंकि इसका जो है ना इसके अंदर में इतने अच्छे अच्छे चीज, बुलबुल पक्षी जो है ना चहचहा रही है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, कंटिन्यू, अभी रुक कर 5 मिनट ऐसे बताएंगे ना तो पूरा समझ जाइएगा। जरा किताब में जो लिखा है उसको समझिए, क्लियर है। एक ओर पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के जो है ना घरों में सोना ला रहा है। एक ओर पृथ्वी अपने चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। जब ये पढ़ेंगे नहीं तब तो आपको कैसे पता चलेगा कहां से सवाल बनते हैं, वही दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम ऐसे आपको 5 मिनट खड़ा होंगे और ये पूरा यात्रा वृत्तांत बता देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। उसे लोग श्वेत शालिग्राम, श्वेत मतलब उजला, शालिग्राम यानी पत्थर, उजला पत्थर कहकर पूजते हैं। मतलब कुछ लोग भगवान के जो है ना पत्थर मांगते हैं और पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। मतलब ये मंजर, इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, इसी छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें से हुंडरू का झरना, ये देखिए, मतलब छोटा नागपुर तो हम लोग पढ़े, दृश्य कई झरने, कई दर्शनीय झरने, लेकिन उनमें से एक झरना है जिसका नाम क्या है, हुंडरू का झरना। निराला है। मैं जब भी रांची गया, ये लेखक अब यहां से, अब मजा आएगा आपको सुनने में, लेखक कह रहा जब मैं भी रांची गया, यानी हुंडरू का झरना कहां है, कमेंट करेंगे, रांची। हुंडरू देखने जरूर जाता हूं, यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण जादू किया है, मन प्राण में जादू किया है। यह झरना जिसकी स्मृति भूलती ही नहीं, मतलब जिसकी यादें नहीं भूली जाती है। लेखक कह रहा है कि यह एक ऐसा झरना है जिसको मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। आप लोग भी जो चीजें अच्छी लग जाती है ना, उसको भूला नहीं जाता है। झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात नहीं, मतलब ना जाने कितने चीजों को लिख दूं। रांची से पुरुलिया सड़क पर 14 मील, जरा कमेंट करेंगे कि रांची से पुरुलिया वाली रोड की दूरी क्या है, तो 14 मील, ठीक ना बाबू, 14 मील, क्लियर है, याद कमेंट करेंगे। जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। अब सोचिए 14 + 13 बराबर कितना होगा, मैथ तो आपका एकदम टंची होगा, 27। यूं तो रांची जो है ना हुंडरू से 27 मील दूर है। देखिए कितना अच्छा, पुरुलिया से 14 + 13 टोटल दूरी 27 मील हो गया, है ना। तो रांची से कितना दूर है, तो 27 मील। अब देखिए महात्मा गांधी ने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता, यानी उसकी महत्व तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान आप एक रास्ता तय कर रहे हैं और कितना आप समझ रहे हैं, कितना कठिन से मेहनत कर करके प्रश्न सवाल जब आपको याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, समझिए आपका मार्ग महान है। और जब आपका मार्ग यानी रास्ता महान है तो मंजिल भी महान ही मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। अभी समझाएंगे चित्र बना के आपको कैसे क्या है सब समझ में आएगा। रांची से चलने वाला मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। मतलब ऐसा जो है ना दृश्य है, जो भी कोई जाता मैदान देखता, इतना अच्छे अच्छे चीज देखता, तो सोचता क्यों ना थोड़ा देर यहाँ टहल ले, क्यों ना ऐसे जो है ना चीजों को देख ले। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो। अब सोचिए सुनिए, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय सब वर्णनीय। चूंकि महीना अगस्त का था, ये भी याद रखिएगा, लेखक जब गया था तो महीना किस चीज का था, अगस्त का था, इसीलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी। मतलब जो अभी धान जो उग रहा था एकदम हरा हरा दिख रहा था। जब समझ रहे होंगे इस मंजर को, बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए। एक दृश्य बयान कर रहा है लेखक। जब सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे, हवा तो यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी अवतार और गरीब की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हैं। मकई के पौधे कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे वहां यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही है। क्या बात है, ये दृश्य बताया जा रहा है उस झरने की। इस जो है ना इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद, मतलब ये मार्ग का, ये सब जो दृश्य देख रहे हैं ये मार्ग यानी रास्ता के बारे में बताया जा रहा है कि रास्ता इतना खूबसूरत है। अब देखिए मार्गदर्शन यानी जो रास्ता है उसको आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन में सलाम यानी प्रणाम की, एक तरह से है ना। लेखक जाके सबसे पहले मन ही मन में क्या करता है, सवाल आएगा, ठीक है। पहाड़ पानी की यह अजीब लीला है जिसको मुकाबला ना राम लीला करे ना रास लीला। पानी इस प्रकार उछलना कूदना धूम मचाना और उसकी यह आवाज जैसे कि 10-5 हाथी एक बार चिघाड़ रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन एक साथ इंजन आवाज कर रही हो, है ना, एक साथ इंजन आवाज कर रही हो, तो एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो। जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री कानों में ऐसे ही आवाज पड़ती है। अभी आपको समझाएंगे, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। क्लियर है इतना तक ना। अभी आपको चित्र भी बना देंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू, अभी पूरा समझ में आएगा आपको। और अब झरना देखने लगा, वातावरण की पवित्रता ऐसी मालूम होता है मानो हम देवलोक समीप पहुंच गए। तो एक कमेंट करेंगे कि लेखक कहां पहुंचने की बात कर रहा है, तो देवलोक। हाँ क्लियर है। तो यहां तक अब देखिए, जैसे मैं अभी आपको चित्र बनाएंगे, बिल्कुल सब्र कीजिए। है क्या यह युग युग से पानी आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार के यह पत्थर की क्षमता प्रदर्शन पर एक पत्थर ऐसा भी है। अभी आपको चित्र बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है, यूं एक प्रकार की यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ पत्थर मात है। करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसको अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धरा फूटती है। पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर की कलेजा पिघल जाता है। नदी जब पार कर रही है, चेष्टा पार करने की, पहाड़ करने की चेष्टा कर रही है। अभी आपको बताएंगे, पहाड़ नदी का यह खेल है। यह नदी स्वर्ण रेखा जिसकी उद्गम स्थान से, ध्यान रखिएगा, 50 मील। अब आ जाए सवाल कि उद्गम स्थान से उसकी दूरी क्या है, तो क्या कहिएगा बाबू, 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों
होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदी स्वर्ण रेखा आके उद्गम कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। यहां तक तो अच्छा से समझ में आया होगा। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है। जैसे हम आपको अब चित्र बनाना चाहेंगे, जैसे में हम आपको बता रहे हैं बाबू, ये देखिए, ये मान लीजिए आपके ये सब क्या है? ये एक प्रकार के ये आपके पहाड़ है। ये क्या है बाबू? ये आपके एक प्रकार के पहाड़ है। ठीक है, चलिए कम ही बनाते हैं और यहां तक तो अच्छा है। अब ये पहाड़ है। अब देखिए एक मिसाल के तौर पे, ये एक मान लीजिए बड़ा पहाड़, यहां से नदी आ रही है, नदी ये आ रही है, ये नदी है। और यही नदी क्या कर रही है? जब एकदम तेजी की ओर से आ रही है तो पहाड़ को जो क्या कर रही है? पार करने की चेष्टा कर रही है। तो ये नदी जब पहाड़ करने की चेष्टा करेगी तो इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। और जो यही नदी पहाड़ पार करने की चेष्टा कर रही है, और ये सब जो धाराएं बन रही है, ये सब जो नदी पार कर रही है, ये सब जो धाराएं बन रही है, ये जो पार करने की पानी चेष्टा कर रही है, यही क्या है आपका? यही हुंडरू के झरना है। यही आपके हुंडरू के झरना है। नदी पहाड़ पार करने की चेष्टा कर रही है। अगर आपको इसे नहीं समझ में आएगा, आसान अंदाज में समझ में आएगा। जैसे अगर नदी ये है, अगर पहाड़ पार करने की चेष्टा करेगी तो क्या होगा? इधर से सब गिरेगा, है ना? जबरदस्ती पानी पार करने की चेष्टा होगा तो ये क्या होगा? ये गिरेगा। और यही देखिए, ये जो है इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 243 फुट है। और जो यहां से पानी उछलता है ऊपर की ओर उछलता है, ये कितना फुट उछलता है? तो 20 फुट अभी देखेंगे। और यहां जब सूर्य के प्रकाश होगा, यहां जब सूर्य के प्रकाश होगा तो सोचिए कि इस झरने पे जब किरण पड़ेगी, इस झरने पे जब किरण पड़ेगी तो कितना दृश्य देखने में अच्छा लगेगा। तो नदी यूं पहाड़ को क्या कर रही है? पार करने की चेष्टा कर रही है। और वही पहाड़ से जो पानी गिर रहा है वही झरना है, हुंडरू का झरना, जिसकी लंबाई 243 फुट और जो उछलता है नीचे गिर के उसकी ऊंचाई कितनी है? 20 फुट। तो ये समझ गए। और यही सूर्य के प्रकाश जब यहां से दृश्य को देखा जाए तो कितना अच्छा लगता है। क्लियर है? हाँ, समझ में आया? कह रहे कि सर बहुत अच्छा पिक्चर बन गया लग रहा है। हाँ, तो ये पिक्चर नहीं बल्कि समझाने के लिए था आपको। तो यही कह रहा है कि जहां नदी पहाड़ जो है ना, जहां नदी जो है क्या कर रही है? पहाड़ को पार करने की चेष्टा कर रही है। पहाड़ पर चढ़ती हुई पानी, जो हम बताए ना कि ये पहाड़ पर नदी आ रही तो पार करने की चेष्टा कर रही है, यही जो गिर रहा है यही क्या है? झरना है। और कई धाराएं हो जाती है। और धाराएं जो हम आपको बताएं, जब सबकी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, जैसे अगर हम साफ साफ एक फिगर बना दे, अगर एक साफ साफ हम चीज बना दे, कहिएगा सर यही धाराएं बनकर जब गिरती है तो यही क्या है? मान लीजिए ये पहाड़ है और यही पहाड़ से एक धाराएं बन जाती है। जब ये धाराएं बन जाती है, आपस में एक धाराएं हो जाती है, तो यही क्या बन जाता है बाबू? हुंडरू का आपके झरना बन जाता है। यही क्या बन जाता है? हुंडरू का झरना हो जाता है। हुंडरू का झरना। ये नदी जो है पहाड़ पार करने की चेष्टा कर रही है, तो चेष्टा करते करते इधर से सब आएगी। और यहाँ जब सूर्य के प्रकाश रहेगा तो देखने में कितना दृश्य अच्छा लगेगा, है ना? सभी को पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और ये दृश्य में जब देखिएगा कि जब ये इसका किरण जो है यहाँ पड़ेगी तो ये दृश्य देखने में कितना अच्छा लगेगा। तो यही यहाँ कहने की बात कह रहा है लेखक, क्या कि गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। यह झरना है जिसकी ऊंचाई कितनी बताए हम? 243 फुट। इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? 243 फुट। क्लियर है? उजाला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर की सफेद चूर्ण गिर रहा हो। मतलब जो पानी गिरा जैसे लग रहा है कि नहीं, एक साथ सुने ना, हाथी गरज रही हो, गिर रहा है तो आवाज तो आता ही है, जैसे लग रहा है कि पत्थर पिघल। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन ऊंचे बैठा हुआ है और गले के नीचे गिरा रहा है। जैसे रुई धुन कर गिराया जाए एक साथ कैसा लगेगा? वही कह रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन जो है ना उजले रंग, यहां से आगे बढ़ेंगे बाबू। उजले रंग की हवा मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा, हम बताए ना, इंद्रधनुष जैसा दृश्य, मतलब कई कलर उसमें जो है ना, जैसा वो रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंग पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरा रहा है। कितना अच्छा लग रहा होगा दृश्य जो हम आपको दिखाने की कोशिश किए। चारों ओर जंगल, पहाड़ के बीच में प्राकृतिक यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर जंगल,
एक और जो है ना जंगल रांची में है, तो एक और जो है हजारीबाग। अब देखिए झरना मान लीजिए बीच में, ये तो देखिए आप, ये झरना बीच में देखे तो ये एक और हजारीबाग, तो एक और क्या है झरने की ओर क्या है, तो एक और हजारीबाग और एक और रांची है। तो यहाँ यही कहने की कोशिश कहा जा रहा है ना कि एक और जो है ना हजारीबाग और दूसरी ओर रांची, बीच में जो है क्या है झरना है, बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका जो है ना यह संदेश ही कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है कि वह ना रांची का है ना हजारीबाग का है। मतलब एक हजारीबाग वाला कहेंगे हमारा है, रांची वाला कहेंगे हमारा है, और यहाँ बीच में जो है झरना है, ठीक ना। तो दोनों का है ना, बल्कि सबका है, लेखक कह रहा सबका है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कई भक्त दूध चढ़ा रहे हो। जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट, हम आपको पहले ही बता दिए कि जो झरना से पानी उठ कर आ रहा है, ये मान लीजिए ये झरना है, और ये झरना से जब नीचे गिर के उठ रहा है, टकरा कर ये गिर रहा है, तो ये कितना 20 फुट है, उछलता है। लगता है पत्थर चीर कर आने वाले पानी स्वागत करने की उसकी कंठार पहचान के लिए नीचे से जो है ना पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहता है कि शिव जी के बारात शायद इस राह से गुजरी थी। मतलब नहीं, जो मित्र वगैरह होते थे वो कहते कि लग रहा है कि शिव जी के जो बारात ना यहीं से गुजरी होगी, है ना, यहीं से गुजरी होगी। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और है। स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाशा प्रबंध किया था, वही गुलाब पाशा शाश्वत होकर भी अभी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने की आगे की घाटी का दृश्य पहाड़ों के बीच एक पतली सी बहती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा आगे की पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है, जैसे ललकार कर हम दिखाए ना, तुम जो है ना यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू, यहाँ पर नहीं दिखाई, यूं तो दिखाई देती है जैसे नदी इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पार झाड़ी उगाई हो। प्रकृति में परमात्मा अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति से इतनी समर्थ सैकड़ों वर्षों में भी मानो प्रयत्नों यानी प्रयास से भी शोभा इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना प्रयास करने के बाद भी ऐसा हुंडरू का झरना फिर से जो है बन जाए, बना दे कोई, ये मुमकिन बात नहीं है। पहाड़ के ऊपर एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। पगडंडी आप समझ रहे हैं, जिसके सहारे आया जा सके। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा अपनी आंखों के प्यास बुझाते रहे, मतलब देखते रहे लेखक। यह शोभा, यह छोटा है ना, छोटा और यह छठा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट हम आपको बताए भी से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन के लिए हुए हैं और यूं सरसराता हुआ हरहराता हुआ, कैसे पानी सरसराता हुआ हरहराता हुआ है, कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्हों में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद, और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत ज्ञान पड़ता है। यहाँ का पानी संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। जल्दी जल्दी से बताइएगा, हुंडरू का झरना कैसे चक्कर काटता है? तो हम आपको बताए हैं, सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। हम बताएं आपको, पानी एक जगह सिमट कर जहां नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया। और जाहिर सी बात है, झरना जब गिर रहा है सांप की तरह चक्कर काटते हुए और इसकी लंबाई 243 फुट है, तो सोचिए कि जहां पानी गिरता हो वहां गड्ढा नहीं होगा, और यहां से उछल भी रहा है तो बताइए कितना 20 फुट। तो ये दृश्य आप समझ रहे होंगे। उस जगह हाथी की जाए तो धारा के साथ भी इसका जो है ना कहां चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। मतलब हाथी भी जब ये जहां गिर रहा है पानी अगर वहां चले जाए तो इसके धारा के साथ कहां पहुंच जाएगी पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे मंत्र गति में इसका पानी नदी के रूप में, जिसका देखने के लिए दिन रात दर्शनियों जो है ना का तांता लगा रहता है, मतलब कई लोग लाइन लगाए रहते हैं। यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ गौर कीजिएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से बंगला बनवा दिया गया है। बंगला किसके तरफ से बनवाया गया है ना, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से, है ना। लेकिन खाने पीने का सामान यहाँ अभाव है, मतलब खाने पीने की कमी अभाव कह सकते हैं। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीजों का जो है ना अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ लोगों की सचमुच अव्यवहारिक है। मतलब लोग नहीं सोचते खाना पीना नहीं, तो लग रहा है कि यहाँ कुछ का ठीक ठाक नहीं है। किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ लोग इसके पास दुकान वगैरह सजा कर अपने लिए और दूसरे लिए सुविधा व्यवहार की करते। जैसे में कोई चीज रहता है तो उसके आसपास दुकान वगैरह रहता है,
तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो कह रहा क्या भाव है लेखक कहने की कोशिश करे, धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेम की सदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण पाषाण बह रहा है। पाषाण, यहाँ पाषाण हो, पाषाण के अर्थ होता है पत्थर, है ना। पाषाण के अर्थ क्या होता है पत्थर, और पाषाण बह रहे माने पत्थर बह रहे हैं। यह कहना असंभव है कि पत्थर का अंतस्थ जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे ही यदि मनुष्य के अंतर दबिरते होकर बहने लगते तो संसार से कहल कपट स्वार्थ की छीना छपटी अंत हो जाता। मतलब का नाम है कि जो इंसान भी अगर इंसान वैसा बन जाए तो बहुत चीजें जो है ना उसको निकल जाएगा और बहुत चीजें से दूर हो जाएगा। और यही ढूंढू के झरना के जैसे बने। तो यहाँ दो तरह के पत्थर दिखने में आए हैं। एक पत्थर है जिसका अंतर फोड़ विशाल झरना झर रहा है, एक वह पत्थर जिस पर ना जाने किस युग के पानी की धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता, घिसता भी नहीं घसता भी नहीं, ये एक तरह से कहा जाए तो क्या होता, खिकता भी नहीं। 243 फुट यह प्रपात निराला है, सुंदरता यह साकार हो गई है, मतलब जिसकी ऊंचाई 243 फुट है ना। वर्णन शक्ति वहां पर भावों की कमी, विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, बल्कि जयहुंडरू का जलप्रपात जो सदा एक सा बह रहा है, अविरल और अविचलित दोनों का उदाहरण यहाँ इसके बारे में जो है ना उपस्थित किया गया है। दानी दान करता है तो गुमनाम करता है। दानी दान, कितना अच्छा जो है ना ये शब्द है कि दानी जब दान करता है तो गुमान करता है कि हम दान किए हैं। आजकल जो है कैसे हो गया है कि जैसे अगर कहा जाए कि अगर एक बात कहा जाए कि लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल लोग क्या करते हैं, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल। आदर्श पावेल, आपका जो लैंग्वेज है अगर मैं एक आवाज कर दूं तो आप सीधे कभी जो है ना पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। ये आपको जो है ना आखिरी मौका देते हैं, इस तरह का शब्द यूज ना करें, वरना अगर टेक्निकल टीम को दिखा दिया जाए तो सीधे आपको जो है ना रिमूव कर दिया जाएगा, ना ही आप एक भी क्लास देख पाएंगे। आदर्श पावल जी, ठीक ना, ये आपको हम अच्छे अंदाज में समझा दिए, ठीक ना, ठीक ना। अगर दूसरी बार ऐसे शब्द आएगा तो आदर्श जी आपको सीधे बैच से जो है ना खारिज कर दिया जाएगा, यहाँ से आपका कोई जगह नहीं रहेगा ऐसे शब्द बोलने वाले बच्चों के लिए, ठीक ना। जिस बच्चे में जो है ना लैंग्वेज का शब्द जो है ना मुंह में जबान तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन जो है ना कमाल वह लोग करते हैं जो लोग संभाल कर रखते हैं। क्लियर है। तो दानी जब दान करता है तो गुमान करता है ना। ऐसे जैसे हो गया नेकी कर दरिया में डाल, और आजकल के लोग हैं कि नेकी कर कहाँ डाल, फेसबुक पे डाल, नेकी कर इंस्टा, नेकी कर व्हाट्सएप, नेकी कर, मतलब आजकल के हो गया है। तो लोग जो है नेकी कर दरिया डाल भूल गए हैं। क्लियर है। पर युग युग से ना जाने कितना पानी जो है ना यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, मतलब कोई गुमान नहीं है। पानी दान किया तो दान करने दो। अंधे आवाज सुन ले, परवाह अंदाज लगा ले, बहरे परवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते जो है ना मशहूर है। क्यों दंती, यहां थोड़ा सा समझिएगा। क्यों दंती, यह जो है ना इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक जल प्रपात, मतलब वहां से देखिएगा 7 मील में इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कितना दूर है क्यों दंती से, तो 7 मील, ठीक ना। प्रपात देखा गया जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बिहड़, इतना घंघोर है, मतलब उसी के अंदर 7 मील है। आप सोचिए कि उसके अंदर जब रहेगा तो कितना जो है ना भयानक होगा और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां मार्ग का यानी रास्ता जो है ना बनवाने का या निर्माण कर देना चाहिए, जिससे प्रपात भी जनता के सामने आ सके। और जो भी हो हुंडरू का दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रही है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। क्लियर है ना। युग युग मतलब कैसे होता है कि युग युग का मतलब क्या होगा सर। युग युग मतलब होता है ना कि एक होता है ना युग युग मतलब जो एक तरह से कहा जाए कि काल जो है नहीं होता है कि जो हमेशा रहने, युग युग तो उसी को समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और बेहतरीन अंदाज में है ना सारा सवाल जवाब भी हम लोग देख लेंगे। चलिए पहला सवाल क्या, हुंडरू का जलप्रपात साहित्य की कौन सी विधा है, कहिएगा सर यात्रा वृत्तांत है, ये वृत्तांत है और राइट आंसर बाबू ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन अंदाज में दूसरा सवाल देखते हैं। हुंडरू का जलप्रपात के लेखक कौन है, विनय कुमार तो नहीं है कोई, राम वृक्ष बेनीपुरी तो कहिएगा सर, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और राम वृक्ष बेनीपुरी तो ये हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत है, शायद हम लोग पढ़ लिए है ना, बाल गोविंद भगत हम याद भी करवाए थे है ना, बाल गोविंद भगत है ना, बाल गोविंद भगत कौन कहता है, राम राम, तो याद है आपको। क्लियर है। अगर हम बात करें अरुण कमल, खुशबू कहां से आता है तो कहिएगा सर खुशबू रचते हाथ, कमता प्रसाद सिंह काम हो जाएगा इसका आंसर, सभी लोग दे रहे हैं। क्लियर है।
आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 3, हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? तो 14 मील, 13 मील, 27 मील या 50? तो 50 तो स्वर्ण रेखा से है और 13-14 मील के 27 होता है, तो इसका हुंडरू के जल से पूछ रहा है तो 27 मील राइट आंसर हो जाएगा। हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? तो रांची से कितना हो जाएगा बाबू? 27 मील हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चलिए सभी लोगों का आंसर क्लियर है, किसी तरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़े। एक और बढ़ते बाबू, सवाल नंबर, पुरलिया रोड से हुंडरू की दूरी, तो देखिए 3 मील का तो जिक्र आया नहीं, तो निकाल लेंगे। मान लीजिए हमको नहीं पता है, 23 मील का भी तो आया नहीं, आया है तो 14 आया है, आया है तो 13 आया है, इन दोनों को मिला के 27 आया है, तो इसमें 13 है, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे और राइट आंसर हो जाएगा ये। बच्चे जो बुद्धिमान होते हैं ऐसे आंसर निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं, हुंडरू का पानी है ना डॉट डॉट तरह काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है, और राइट आंसर बाबू ये हो जाएगा। किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू के भी कई गुना बड़े प्रपात देखा, तो हम आपको बताएं 7 मील याद रखना है, और 7 राइट आंसर हो जाएगा, और सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं, रांची से पुरलिया सड़क पर कितनी मील जाने के बाद जो है ना हुंडरू वाली सड़क मिलती है? तो कहिएगा सर 20 तो हम पढ़े नहीं थे, ना ही 35 और ना ही 10, अब 14 मिल रहा है, तो जब यहां से तो राइट आंसर हम लोग लगा देंगे कि रांची से पुरलिया, और वहां से कहे तो 13, तो 14 13 27, रांची से 27 हो जाएगा। हुंडरू की शोभा कैसे बनी? सरकार द्वारा, प्राकृतिक द्वारा, या घाटियों और नदियों द्वारा, यहाँ वहां के निवासियों द्वारा? लगाएंगे 8 नंबर का आंसर, देखते हैं कितने लोग आंसर सही देते हैं। तो आप पढ़े हैं कि प्राकृतिक द्वारा, और राइट आंसर जो प्राकृतिक लगाएंगे, घाटी और नदी भी थी लेकिन जो है ना प्राकृतिक ज्यादा था, तो प्राकृतिक द्वारा लगाइएगा। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 9, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा भाई? लेखक के दोस्त नहीं, सेनानियों ने नहीं, वहां के निवासियों, बल्कि लेखक ने स्वयं कहा। आगे की ओर बढ़ते हैं, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति, पहले ही दिखा दिए थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ण रेखा उद्गम स्थान से कितना मील आगे जाकर हुंडरू का झरना है? तो स्वर्ण रेखा का रहा है तो 50 हो जाएगा बाबू। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि स्वर्ग का एक टुकड़ा है। हुंडरू का जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? तो आप देखे थे ना, यहां से सवाल लिया गया था, जिला बोर्ड ने बंगला बनवा दिया। हुंडरू का जलप्रपात डॉट डॉट संस्कृति विशिष्टता को उभारने वाली यात्रा वृत्तांत जो है ना आदिवासी, बहुलवादी, बहुलवादी तो था समाजवादी, लेकिन इसमें जो लगाइएगा, इसमें क्या लगाइएगा बाबू? तो इसमें 14 नंबर का आंसर लगाइएगा, राइट जो होगा वो लगाइएगा। क्या बाबू? तो कहिएगा सर इसमें तो आसान अंदाज में दिया गया है, और 14 नंबर का आप लोग आंसर, 14 नंबर सवाल है ना, तो 14 नंबर का आंसर सही दीजिएगा, जो वो दीजिएगा आदिवासी संस्कृति, आप पढ़े भी थे, तो राइट आंसर ए दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15, हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? तो पहाड़ भी है, नदी भी है, जंगल भी है, तो उपयुक्त में से जो है ना सभी हो जाएगा, राइट आंसर बाबू हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल क्या है? स्वर्ण रेखा नदी के कहां गिरती है? हिंद महासागर तो नहीं, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी पढ़े थे, और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। लेखक को हुंडरू का जलप्रपात वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो कि वो देवलोक पहुंच गए, आपको सिखाए भी थे, है ना, इंद्रलोक नहीं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखते हैं, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए जो है ना मार्ग भी महान होना चाहिए। महात्मा गांधी, शुरू में ही आपको बताएं कि महात्मा गांधी ने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है, और महान मंजिल पे पहुंचने के लिए महान मार्ग का होना भी जरूरी है। हाँ, हम तो सर क्लास ले रहे हैं। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो ये आंसर ठीक है। 19 नंबर सवाल देखेंगे, लेखक के निम्न ने गुलाब किसको माना है? झरना को, नदी को, पहाड़ को, जंगल को? लेखक ने क्या कहा जा रहा है? भिन्न, निम्न में से, मतलब जो निम्न है, भिन्न 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 मतलब अलग एक तरह से। गुलाब किसको माना है? झरना को। सवाल 19 नंबर ऐसे कैसे होता है? लेखक ने भिन्न किसको माना है? तो हाँ, तो सही बात है, तो झरना है ये, तो डरना क्या, झरना हो जाएगा। छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार से? शैतान, गरीब, किसी के भी नहीं, सादगी के अवतार थे, और 20 नंबर का राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 21 हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी? तो आंसर 243 फुट। रांची व हजारीबाग के बीच में कौन सा झरना था? तो हुंडरू का झरना था। आगे की ओर बढ़ेंगे, अब यह प्रश्न उत्तर बाबू जो आपका पाठ से है वो आपको देख लीजिए, है ना। चलिए
पहला सवाल है, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन का व्याख्या कीजिए। मतलब जो ये कथन है इसके बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है, हुंडरू का झरना रांची से 27 मील दूर है, स्वर्ण रेखा से उद्गम 50 मील है, यही सब बातें। स्थान से आगे हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक यानी मनमोहक है ना, मनोहर एवं आनंददायक है। ठीक इसी तरह से इस झरने के जाने के मार्ग भी आकर्षक है। मतलब जैसा उसका झरना वैसा उसका मार्ग, मनोहर एवं आनंददायक है। मार्ग बिहड़ जंगल है, जिसने जो है ना हिंसक जो है ना जीवों की जो है ना एक जानवरों आवाज के साथ साथ कई विधि पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई पड़ती है। खेतों है ना कि हरियाली है ना मार्ग की रौनक और बढ़ा देती है। झरना एवं मार्ग दोनों की सुंदरता देखते हुए लेखक ने कहा, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। मतलब आप प्रकृति के बारे में बताइए, आसान अंदाज है। सर मेरा 21 सही हुआ 22 में। चलिए बहुत अच्छा हुआ, और लोग बताएंगे कि आप लोग कितना सही किए जब तक हम लोग सारा आपको सब्जेक्ट बताते हैं। क्लियर है? आगे और बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, हुंडरू का झरना कैसे बना? तो ये तो सवाल आसान सा है। स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है और इसकी कई धाराएं हो जाती है। हम आपको बताए भी चित्र बनाकर, जब ये सारी धाराएं है ना, जब ये सारी धाराएं एक साथ है ना, एक साथ ये जब हो जाती है तो पहाड़ के नीचे गिरती है, तो वही झरना बनता है। इसकी ऊंचाई 243 फुट है। झरना के प्रबल धारा जो गिरती है जहां, वहां के पानी सतरंगा यानी इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है, और गिर कर उठती है तो कितना बाबू? तो कहिएगा सर जो गिर के उठती है वो 20 फुट। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मतलब बताइए, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, अपने मन से आंसर लिख सकते हैं। झरने के आगे का दृश्य बड़ा आकर्षक एवं सुहावना है। जो बातें कही गई है, पहाड़ के बीच जो है ना एक पतली सी नदी बहती है जो देखने में थर्मामीटर के पारा जैसा प्रतीत होता है ना। इसके आगे एक पहाड़ जिसमें जो है ना इर्द गिर्द जो है ना पत्थरों का अंबार लगा हुआ है, तथा उसका सारा झाड़ियां उसी उगी हुई है। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। यहाँ के दृश्य ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। इन दृश्यों को देखकर जो है ना लेखक कहता है कि झरना से ज्यादा खूबसूरत आगे का दृश्य है। मतलब जो झरना है उसके आगे का दृश्य। क्लियर है? पूरा सर जी सही हुआ। अच्छा होगा बाबू, वो भी होगा, ग्रामर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 3 तक सवाल जो इंपॉर्टेंट था बना दिए हैं आपके लिए। और सबसे सवाल भी है, अगर पढ़ने का मन होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जो, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसमें भी से भी एक इंपॉर्टेंट है, और ये पहला इंपॉर्टेंट हुंडरू का झरना नहीं बल्कि इसमें तीनों में से एक सवाल इंपॉर्टेंट है, और ये वाला ये है ना। 3 में से अगर कोई इतना नहीं याद करेगा तो इस पार्ट में से सिर्फ एक सवाल जरूर याद कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक ना। नहीं तो 3 जो आपके लिए बताए, बाकी पढ़ने का मन होगा किसी का तो इसमें आपके लिए दे दिए हैं 1-2 एक्स्ट्रा सवाल, आप उसे भी पढ़ लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर द एंड करेंगे। एक बार सभी लोग बताएंगे कि किसी तरह से जो है ना किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ये हुंडरू का झरना 2 मिनट में आपको बता देते हैं। लेखक यात्रा वृत्तांत में ये घूमने के लिए गया और बताता है कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, यानी जैसा उसका रास्ता वैसा उसका झरना। और 243 फुट झरना है। नदी जो है ना पहाड़ पार करने की चेष्टा कर रही है, और जब पहाड़ पार कर रही है और वही पहाड़ से जो पानी गिर रहा है नीचे की ओर, जो विचित्र दिख रहा है, वही जो है सांप की तरह चक्कर काटते हुए वही एक झरना है। और बताया गया कि उसके आगे भी जो है ना एक देखा गया प्रपात 7 मील की दूरी के अंतराल में। क्लियर है? तो ये आपका जो हो गया क्लियर, आपका चैप्टर आसान अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में सारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया, और कोई दिक्कत कोई डाउट भी नहीं हुआ। अगर डाउट भी हो तो, अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोगों के लिए जो है ना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पूछ सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। किसी तरह कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सभी लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल सही है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कैसे कहें कि समझ नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए, इनका नाम क्या है? गौरैया। प्रैक्टिस से सुधारिएगा। हाँ चलिए बाबू, मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से जो है ना क्लास को कंटिन्यू करके सारा क्वेश्चन आंसर बनाते रहिए। और अपना जो है ना महात्मा गांधी का मोटिवेशन जो आप सुने ना, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जो है ना उसके साधन महान हो। महान मंजिल पे पहुंचने के लिए उसका मार्ग भी महान होना जरूरी है। तो आप लोग अपने मार्ग यानी रास्ता को महान बनाइए, आपका मंजिल खुद ही महान मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को जो है ना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर किसी तरह कोई परेशानी है, आपको ऑप्शन खुला हुआ है डाउट सेशन, आप लोग हर एक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत हो, मिलते हैं बाबू अगली क्लास में।